वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं एकदम फ्रेश। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से करवाएंगे। बुक लेके बैठना पास में, NCERT की, ठीक है। तो चलो देखो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर अब डायपोल की बात की है, द्विध्रुव की, तो ये द्विध्रुव पड़ा। द्विध्रुव क्या होता है? एक माइनस चार्ज, एक प्लस का चार्ज, बट सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, परिमाण समान परंतु प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, प्लस माइनस है। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है डायपोल की? सबको मालूम है 2a होती है। तो ये कितनी हो गई? a, और ये कितनी हो गई? a। गुड। डायपोल मूवमेंट किधर होता है? -2 प्लस। द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होता है? माइनस से प्लस की दिशा में। अब देखो, आपकी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है? सबसे पहले भिड़ते, डायपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स देन नो ट्रांसलेटरी मोशन, यानी द्विध्रुव बल का अनुभव नहीं करेगा, इसलिए स्थानांतरित गति भी नहीं होगी। क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, डायपोल पे कितने फोर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, प्लस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचेगा तो प्लस वाला फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। कितना होता है? QE। एग्री? माइनस वाला फोर्स इधर लगाएगा, कितना लगाएगा? F लगाएगा। कितना होगा? -QE, -QE, इधर फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पहला समझो, स्थानांतरित गति भी नहीं होगी। उसका मतलब क्या है? नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। QE से QE कैंसिल आउट हो जाएगा। F नेट क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। QE से QE कैंसिल हो गया, बैठ गया। तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, स्थानांतरित गति के लिए? F.D होता है। जब F 0 आ गया तो वर्क डन भी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए 0 हो गया, कोई कार्य नहीं करना पड़ा इसको। पहले वाली चीज़ के लिए समझ में आ गया। ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है? स्थानांतरित गति, स्थान का अंतर नहीं आएगा, जैसा नाम से पता है। रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं इसको, ट्रांसलेटरी मोशन को। यानी ये द्विध्रुव आगे नहीं जाएगा डायपोल, ऐसे समझ में, ये ऐसे आगे नहीं जा पाएगा जैसे कार चलती है आगे, ऐसे ही तो पड़ा हुआ है डायपोल, ये आगे नहीं जाएगा। पहला वाला तो खत्म, फॉर्मूला यही है, समझ में आ गया। सेकंड देखो, कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन टॉर्क प्रोड्यूसेस। दोनों बल सरेखी नहीं होने के कारण द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण का निर्माण होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बलाघूर्ण आएगा। समझ में आ गया? दोनों बल सरेखी नहीं है। सरेखी कैसे? दोनों बल देखो, डायपोल ऐसे पड़ा है, एक फोर्स उधर मार रहा है, एक फोर्स इधर मार रहा है। सरेखी मतलब एक ही रेखा में नहीं हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। एक फोर्स इस लाइन पे है, एक फोर्स इस लाइन पे है। एक ही लाइन पे होते तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यहां टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बलाघूर्ण आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों एक रेखा पे नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। समझ में आ गया? एक Q इधर जा रहा है, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर जा रहा है। डायपोल ऐसे ही तो रखा हुआ है। लेकिन दो केस ऐसे बनेंगे जहां पे सरेखी हो जाएगा। कैसे? उसको भी देखते हैं। मान लो ये मेरा डायपोल है, ठीक है। माइनस से प्लस, इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर की दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने इसको डायपोल को ऐसा था, ऐसा लिटा दिया, ये सुई इसकी इधर कर दी, मार्कर की देखो, निप देखो इस तरफ है, ठीक है। तो एंगल कितना बना? एंगल कितना बनेगा? और टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है P क्रॉस E। टाउ बराबर, इसको टाउ भी बोलते हैं, वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट है। ध्यान रखना, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा लगेगा। अब P और E के बीच का ही तो एंगल लेना है हमको, और थीटा इन्हीं के बीच का ही तो आएगा, P और E के बीच में। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये P जा रहा है। थीटा कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। कैसे हुआ? माइनस वाला फोर्स इस डायरेक्शन में मारेगा, प्लस वाला फोर्स इस डायरेक्शन में मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? अब देखो, सेम लाइन ऑफ एक्शन हो रहे, सरेखी हो रहे, एक ही रेखा पे, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0। बुक में लिखा हुआ है कि समांतर अगर हो रहे हैं P और E, ये समांतर हैं P और E,
ठीक है, या फिर प्रति समांतर, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, तब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ऐसे भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ऐसे भी पड़ा होगा तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये तो हो गया पैरेलल के लिए। थीटा बराबर 0, इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन 0, और साइन 0 क्या हो जाता है 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर लगा रहा था, ठीक है ऊपर। नेक्स्ट देखो दूसरा देखते हैं। मैंने डाइपोल को, दिख जाएगा, ऐसे नहीं पटक के ऐसे पटक दिया कि प्लस क्यू मैंने इधर कर दिया और माइनस क्यू चार्ज मैंने इधर कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अभी भी इधर ही जा रहा है। अब मेरे डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई है, डाइपोल मूवमेंट मेरा इधर आ रहा है, ये रहा इधर की तरफ। माइनस से प्लस ही तो होता है, ढंग से देखो, ये तो आता होगा। अब देखो ये एंटी पैरेलल हो गया। प्लस वाला फोर्स किधर मार रहा है, इधर मार रहा है। प्लस वाला तो हमेशा उधर ही मारेगा, प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, सॉरी। और माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मारेगा। क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं हुए? हाँ हो गया। थीटा कितना आ रहा है बेटा इस केस में 180 डिग्री। समझ में आया? थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, क्योंकि एक चीज़ उधर जा रही है, एक चीज़ इधर जा रही है। 180 डिग्री यहाँ रखो, टाउ बराबर पी ई साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 90 प्लस 90 कर लूँ, तोड़ लेता हूँ मैं। साइन 90 पे नाम चेंज हो जाएगा तो कॉस बन जाएगा। साइन दूसरे खांचे पे साइन प्लस का होता है, कॉस 90, और कॉस 90 इक्वल्स टू हो जाता है 0। तो ये भी आ गया यहाँ पे भी 0, टॉर्क 0। ठीक है, इस केस में भी टॉर्क 0 आ रहा है। यानी दो केस तो हमने कर लिए जो बुक में दे रखे हैं कि प्रति समांतर और समांतर का क्या मतलब हुआ। अब अगर कोई बच्चा ये पूछे सर 90 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर डाइपोल हो जाएगा, तो देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये मेरा डाइपोल पड़ा हुआ है। किधर पड़ा हुआ है, प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है। और डाइपोल की डायरेक्शन प्लस से माइनस से प्लस की तरफ होती है, जो ये डायरेक्शन हो गई। बैठ गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ये जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना बना बेटा 90 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो सेम लाइन ऑफ एक्शन हुआ है ना। नहीं, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं हुए, क्योंकि देखो ये चार्ज पड़े हुए हैं, ये प्लस वाला इधर भागेगा क्यू ई, और ये माइनस वाला इधर भागेगा। क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन हो रहे हैं? इसकी लाइन तो ये जा रही है, इसकी लाइन अब ये जा रही है। समझ में आया? इसकी लाइन ये जा रही है और इसकी लाइन ये जा रही है। नहीं हुए समांतर। यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना। डाल देना वैल्यू, कितना एंगल बना 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। कब? जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें डालना, तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो पीई आ जाएगा, टाउ बराबर पीई इस केस में, पीई। और ये क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क होता है। ठीक है, अधिकतम। अच्छा, इसका उल्टा कर देते हैं, माइनस और प्लस कर देते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर ही जा रहा है, और ये मैंने माइनस चार्ज ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया। मेरे डाइपोल की डायरेक्शन इस बार ये हो गई। इस बार देखते हैं, प्लस वाला फिर इधर भागने की कोशिश करेगा और माइनस वाला इधर भागने की कोशिश करेगा, इधर फोर्स लगाएगा माइनस क्यू ई का। क्या ये सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गया? नहीं, इसकी लाइन ये जा रही है, एरो देखो, इसकी लाइन ये जा रही है। सेम लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं हुए, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो, डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, तब टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ टॉर्क कितना हो जाएगा? साइन 180, थीटा कितना बन रहा है 270 डिग्री। कैसे? ये तो देखो 90 था, फिर ये 90 आ गया, और तो ये मिलकर 180, फिर ये और 90, तो आ गया थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री। अब सीधा सीधा जा रहा है, पहले ऐसे जा रहा था, इस केस में ये रहा ऊपर निप पेन की, अब ये नीचे जा रहा है, तो 270 डिग्री। 270 डिग्री की वैल्यू डालोगे तो माइनस में आएगी, तो टॉर्क यहाँ पे कितना हो जाता है? माइनस पीई, मिनिमम टॉर्क हो जाता है। क्या इसके अंदर माइनस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, माइनस पी आएगा। तो ठीक है, तो ये दोनों समझने की ज़रूरत नहीं थी, बट थीटा 270 डिग्री को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे काम आएगा अभी इसी टॉपिक में। तो ये अपना पैरेलल और एंटी पैरेलल तो आपको पता चल ही गया कि वहाँ पे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन बाकी केस में प्रोड्यूस होगा। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी सच्चाई। अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे? इसका वर्कडन निकालते हैं सेकंड वाले पॉइंट का, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हो चुका है। तो टॉर्क के लिए अब इसके अंदर क्या आएगा, ढंग से समझना। जब टॉर्क आ चुका है तो ये डाइपोल अब घूर्णन गति करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, जैसे पंखा करता है, एक जगह पड़ा रहता है। कार को मत समझ लेना कि कार को गोल गोल घुमा रहे हो, तो कार को गोल घुमा रहे हो तो कार तो खुद आगे भी तो चल रही है, ऐसे क्या कर रहे हो, जगह बदल रही है। पंखा एक जगह पे फिट है और अब गोल गोल घूम रहा है, तो ये डाइपोल यहाँ फिट है, ये रहा द्विध्रुव, और अब ये घूर्णन गति करेगा। क्यों? टॉर्क करवाएगा इस डाइपोल को। अब देखो बेटा, डाइपोल और टॉर्क आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। अब अपना ये घूर्णन गति करेगा, तो अपन इसको कुछ एक्सिस दे दें। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है।
इधर जा रहा है। ये डाइपोल का एंगल कितना है, मैं मान लेता हूँ ये एंगल है θ0। जहाँ पे डाइपोल पड़ा हुआ है उस एंगल का नाम θ0 दे दिया, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये 0 पे पड़ा हुआ है, θ0 पे। अब घूर्णन गति आएगी तो घूर्णन गति के लिए वर्क डन, देखो रोटेशनल मोशन के लिए वर्क डन क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रोटेशनल यानी घूर्णन गति के लिए टाउ डॉट थीटा, समझ में आ गया। थीटा क्या होता है, अब देखो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। एक तो विस्थापन होता है, ये कोणीय विस्थापन हो गया, और फोर्स की जगह क्या आ गया यहाँ पे, टाउ आ गया। ये कब है, रोटेशन मोशन। डॉट प्रोडक्ट अभी भी है, क्यों, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, कार्य एक अदिश राशि है, और थीटा जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर है, कोणीय विस्थापन। तो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसकी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरा अपन देखेंगे आराम से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस डाइपोल को θ0 से θ1 को घुमाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये घुमाया θ0 से θ1, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने इसको, ये डाइपोल घूम गया। ये प्लस क्यू चार्ज अब यहाँ आ गया और माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ गया। ये एंगल कितना बना बेटा, θ1। समझ में आ गया। डाइपोल को हल्का सा डिस्प्लेस किया मैंने, ऐसे पड़ा था θ0 पे, मैं इसको घुमा के थोड़ा सा इधर लेके आया θ1। तो हमने कुछ कार्य किया, तभी तो वो कार्य निकालेंगे। तो अब हम लिखते हैं वर्क डन टू मूव θ0 टू θ1, फ्रॉम θ0 टू θ1, θ0 से θ1 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। चलो अब इसकी पहले कुछ जीवनी पढ़ ले, क्या क्या है। ये मेरा एक डाइपोल है, ये ऑटोमेटिक किधर घूमेगा, ये घूमेगा नीचे की डायरेक्शन, ऐसे घूमेगा घड़ी की डायरेक्शन में, ऐसे हो गया क्लॉकवाइज। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है, दिख रहा है, बैठ गया। नेचुरली ये टॉर्क कहाँ घूमेगा, सॉरी डाइपोल ऐसे घूमेगा घड़ी की दिशा में, ठीक है। आगे देखो, तो हम एक छोटा सा वर्क डन निकालते हैं dw, और हम कौन सा वर्क करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे, टाउ डॉट, और हमने उसको घुमाया कितना है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया है, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट किया है, हल्का सा विस्थापित किया है d थीटा। ये θ0 था, ये θ1 हो गया, ठीक है। हमने इसको इतना डिस्प्लेस किया। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले d थीटा की डायरेक्शन देखो, क्योंकि वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है, और फिर हम देखेंगे कि एक्सटर्नल लें कि इलेक्ट्रिक लें। टॉर्क, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कहाँ जा रहा है, फिर से देख लो टॉर्क की डायरेक्शन। इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इस टॉर्क की डायरेक्शन, बला गुण की दिशा क्या होगी। दो रूल हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल जिसको बोलते हैं दाहिने हस्त का अंगुष्ठ नियम, या दूसरा सर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क को कैसे कसते हो, ठीक है ना, नट को कसना है। तो देखो ये अंगूठा जो है मेरा, ये टॉर्क की दिशा को दिखाएगा, टॉर्क को दिखाएगा कौन, अंगूठा, थंब। ये रहा अंगूठा, यहाँ रख दिया, और ये डाइपोल अब घूम किधर रहा है, इधर घूम रहा है। ये डाइपोल तो ऐसे घड़ी की तरह घूम रहा है, लेकिन टॉर्क कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। टॉर्क जा रहा है अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ। नट कैसे कसा, नट कहाँ गया, अंदर, इनसाइड गया। तो इनसाइड को अपन क्रॉस से बता दें, और इनसाइड भी लिख देता हूँ अगर किसी को क्रॉस से नहीं पता चला तो इनसाइड, ठीक है। डी थीटा देखते हैं, ढंग से समझना डी थीटा को। θ0 यहाँ था, θ1 यहाँ हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, हम कह रहे हैं छोटा सा किया मैंने डी थीटा। तो ये घुमा कैसे बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी के अपोजिट नहीं हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो डी थीटा कहाँ गया, अब देखो वापस से। अब ऐसे तो जा नहीं रहा, ऐसे जा रहा है, तो अब मेरे को अंगूठा आपकी तरफ करना पड़ेगा। ये मैंने अंगूठा आपकी तरफ कर दिया, और ये मैंने हाथ ऐसे रख दिया, और ये मैंने θ0 से θ1 तक इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। ये देखो अंगुलियां कहाँ जा रही है, घड़ी के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन मेरा कोणीय विस्थापन, अब हम डी थीटा की बात करें, डी थीटा कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है। डी थीटा मेरा कहाँ रहा है, बाहर की तरफ। ढंग से देख लो वापस, ये डी थीटा, अंगूठा जो है वो डी थीटा की डायरेक्शन दिखा रहा है, थीटा की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ये रहा अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। टॉर्क किधर जा रहा था, नेचुरल इलेक्ट्रिक टॉर्क जो था, ये ऐसे जा रहा था अंदर की तरफ। तो ये तो इलेक्ट्रिक हो गया इनसाइड, तो यानी ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। अब देखो एक नट कसा हुआ है ऐसे, तो इनसाइड और आउटसाइड एंगल कितना बना, 180 डिग्री, क्योंकि सीधी सीधी लाइन बन रही है, ठीक है। ये नट कस दिया मैंने, ये नट दिख रहा है आगे नॉक, ये अब नहीं दिख रही, ठीक है।
180 डिग्री, ठीक। लेकिन अपन इसको इलेक्ट्रिक नहीं लेके अपन एक्सटर्नल लेके चलेंगे, लॉजिक ये कहता है। अब अपन एक्सटर्नल क्यों लगा रहे हैं? अपन एक्सटर्नल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये डाइपोल बहुत फटाफट घूमेगा, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐड नहीं करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन को, कोणीय त्वरण को, एक तो त्वरण होता है, अब यहाँ पे त्वरण तो रहा नहीं, अब कोणीय त्वरण बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विस्थापन रहा नहीं, कोणीय विस्थापन गया, वैसे ही कोणीय त्वरण है, तो उसको ऐड नहीं करना। तो हम एक एक्सटर्नल और लगाएंगे ताकि वो धीरे धीरे इसको घूमने पे मजबूर करे। तो देखो टॉर्क, ये तो इलेक्ट्रिक हो गया, अब हम एक्सटर्नल ले रहे हैं, टॉर्क एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। इसका एंगल देखते हैं टॉर्क एक्सटर्नल का। टॉर्क अपने आप कहाँ घूम रहा था? डाइपोल कहाँ घूम रहा था? ऐसे घूम रहा था, ठीक है। लेकिन हम उसको अब क्या करेंगे? पीछे से लगाएंगे। तो हम लोग फिर इसको ऐसे करेंगे, इस डायरेक्शन में तो करेंगे, तभी तो धीरे घूमेगा। भाई ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो अब हम उसको वापस पीछे खींचेंगे। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो अंगूठा भी तो फिर इधर करना पड़ेगा अपन को, ये ढंग से समझना, ठीक है। तो मेरा टॉर्क एक्सटर्नल किधर लग रहा है? आउटवर्ड, आउटसाइड में। ये भी कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। थीटा कितना हो गया? 0। दोनों बाहर की तरफ लग रहे हैं, इधर ही लग रहा है, एक ही डायरेक्शन। पहले इसमें एक इधर और एक अंदर की तरफ, तो थीटा यहाँ कितना बना था? 180 डिग्री। यहाँ थीटा कितना बना है? 0 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? इजी था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। वापस से करके देखना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डी थीटा, और इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। हमने विस्थापन कैसे किया उसको देखना ढंग से। हमने ऐसे किया, थीटा 0 से थीटा 1 घुमाया इसको हमने। तो हमने कहा ये जो डिस्टेंस है ये डी थीटा है, ठीक है। हमने ऐसे घुमाया। तो अंगूठा किधर है? अंगूठे को देखो, और अंगुलियों को भी साथ साथ देखते जाओ। ये घुमाया और अंगूठा आपकी तरफ है, अंदर तो नहीं गया ना, ऐसे तो आपकी तरफ ही तो था। तो ये आउटवर्ड लिख दिया मैंने इसको। और टॉर्क अपने आप कहाँ घूम रहा था? मतलब डाइपोल अपने आप कहाँ घूम रहा था? ऐसे घूम रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा था तब, ऐसे घूम, ठीक है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं? एक्सटर्नल। बुक वाले ने क्या लिया? एक्सटर्नल लिया। तो दोनों में से कोई भी लेके चलो, आपकी मर्जी है। लॉजिक ये कहता है कि थोड़ा एक्सटर्नल, ठीक है। दूसरी चीज, डॉट प्रोडक्ट खोल दें अभी, ठीक है। टी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टाउ एक्सटर्नल डी थीटा कॉस थीटा। हमने एक्सटर्नल लिया है, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो कॉस 0 डिग्री लिख दिया मैंने अब यहाँ पे, क्योंकि कॉस थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो ये क्या बन गया? 0 डिग्री पे वैल्यू 1 हो जाती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 पुट कर देना आप इस लाइन पे। तो ये अपना आ गया टॉ एक्सटर्नल डी थीटा। बोलो यहाँ तक कोई गड़बड़? डॉट प्रोडक्ट हट चुका है अभी, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो टॉर्क है ना, हमारा जो टॉर्क है वो बलागुण, वो एक जैसा नहीं है, परिवर्तित है। कैसे? देखो, पहले हमने इसको थीटा 0 से थीटा 1 घुमाया, फिर हम वापस थीटा 0 पे लेके आएंगे, और अब कहाँ जा रहे हैं? थीटा 2 पे जा रहे हैं। फिर हम थीटा 0 पे वापस आए, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? थीटा 3 पे। फिर थीटा 0 पे थीटा 4, थीटा 0 थीटा 5, थीटा 0 थीटा 6, ठीक है। बैठ गया। तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी। क्यों आएगी? ये थीटा 0 था, ये थीटा 1 हो गया, ये रहा थीटा 0, ये थीटा 1 हो गया। फिर वापस थीटा 0 पे आए, ये थीटा 2, थीटा 0 थीटा 3, थीटा 0 थीटा 4, थीटा 0 थीटा 5, यानी सब वैल्यू अलग अलग आएगी। विच मीन्स टॉर्क इज वेरिएबल, वेरिएबल टॉर्क इज देयर। टॉर्क हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल यानी परिवर्तित बलागुण है, और परिवर्तित बलागुण होता है या परिवर्तित बल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। समझ में आया इंटीग्रेशन क्यों किया? थीटा 0 से हम लोग थीटा 1 तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। सेम ट्रीटमेंट ऑन बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेशन इसका भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हमने कहा कि टॉर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी, विच मीन्स टॉर्क इज़ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट नहीं है, अलग अलग आएगी, क्योंकि एंगल भी अलग अलग होंगे। ये श्योरिटी है, क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में क्या आ रहा था? साइन थीटा आ रहा था, तो साइन थीटा अलग अलग हो जाएगा। कभी 1 डिग्री हुआ, फिर 5 डिग्री हुआ, फिर 7 डिग्री हुआ, 9 डिग्री, अलग अलग वैल्यू आएगी। तो टॉर्क क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, परिवर्तित हो गया। यहाँ तक समझ में आया किसी को? ठीक है, तो फिर अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, जो वैल्यू आई है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ताकि अपन उसको अच्छे से सॉल्व करते रहें। थीटा 0 से थीटा 1, टाउ एक्सटर्नल और डी थीटा
दूसरी चीज़ ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, खुल चुका है। और टाउ क्या होता है? P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा तो क्या आएगा? PE साइन थीटा। वैल्यू डाल दें हम टॉर्क की, ठीक है। dW का इंटीग्रेशन ही कर देते हैं तो W आ गया एक्सटर्नल। इसकी तो अभी हम वैल्यू डालेंगे, थीटा 0 से थीटा 1 किया। टॉर्क एक्सटर्नल की हमारी वैल्यू कितनी आ रही? PE साइन थीटा। क्यों लगाया हमने टॉर्क एक्सटर्नल? फिर बताना, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ऐड नहीं होना चाहिए। और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐड कब होगा? जब टॉर्क बहुत तेज घूमेगा, डाइपोल बहुत तेज घूमेगा। समझ में आ गया? डाइपोल बहुत तेज घूमेगा, हमें उसको धीरे धीरे धीरे, वही चार्ज बहुत तेज आ रहा था, हम धीरे 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 लेके पीछे से एक्सटर्नल लगा रहे थे पूंछ पकड़ के, वैसे ही। और क्या? PE साइन थीटा और डी थीटा। बोलो, टॉर्क की वैल्यू रखिए यहां से देख के। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, P को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है। E को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। डाइपोल कांस्टेंट है जो उसने दे दिया अब अपन को कि प्लस क्यू और माइनस क्यू डाइपोल ये है आपका। तो कौन कौन बचा? थीटा 0 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कर दें, आता है साइन थीटा का तो आता ही होगा इंटीग्रेशन करना, तो समाकलन PE माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन भी हट गया, डी थीटा भी हट गया और साइन भी हट गया। क्या आ गया? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन अगर कोई करता है तो माइनस कॉस थीटा। लिमिट वही थीटा 0 टू थीटा 1। बैठ गया यहाँ तक? गुड। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू PE, लिमिट डाल दें, अपर लिमिट, फिर एक माइनस और फिर लोअर लिमिट। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा डालते हैं इसके अंदर, माइनस कॉस थीटा 1। उच्च सीमा माइनस, अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो फिर एक माइनस और आ रहा है इसके साथ ही, तो ब्रैकेट लगाओ, थीटा 0 और बड़ा ब्रैकेट लगा दो। बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 0। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमारा वर्क डन निकल गया। यही वर्क डन जो हमारा है ये किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, ये हम अभी तक समझते हुए आए हैं। जो भी हमारा किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कर दे संचित, गुड। इधर उधर बाद में करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने नहीं किया। प्लस को अपन इधर लिख सकते हैं और माइनस को बाद में लिख सकते हैं, अपन लिखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी, आप गलती कर दोगे, इसलिए मैं समझाने के लिए अभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा फिर ध्यान रखना पड़ता है। डेल्टा U इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल बोल सकते हैं, और डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। वहां पे माइनस आता कंजर्वेटिव में, प्रूव कर चुके अपन पहले लेक्चर में, फिर आएगा अभी यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा U को हम क्या बोल सकते हैं? U फाइनल माइनस U इनिशियल बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो होता है, ठीक है। फाइनल पॉइंट क्या आ रहा है हमारा? थीटा 1 आ रहा है, थीटा 1, और पहले किस पे था? डाइपोल थीटा 0 पे, इसीलिए फाइनल यही तो है। ये फाइनल माइनस इनिशियल, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है, इसीलिए ये क्या था। तो U थीटा 1 माइनस U थीटा 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल। बोल, यहाँ कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, दूसरी चीज़, अब हमारे पास ना तो U थीटा 1 की वैल्यू है ना थीटा 0 की वैल्यू है। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास में वो ना तो इसकी है ना इसकी है। अभी कैसे निकालेंगे? हमें हमेशा वो कुछ ना कुछ देता है, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पॉइंट की कितनी मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट क्या होगा? यहाँ तो घूमेगा वो तो, और घूमता कितना है? ज़्यादा तो मैक्सिमम 360 डिग्री, पूरा घूम के आ गया 360, तो इनफाइनाइट तो हमें कहीं मिला ही नहीं। अब कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पे देखो, इस बुक वाले ने क्या गेम खेला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट है। वो बोल रहा है कि थीटा 0 इज इक्वल्स टू π/2। ऐसा मानो कि थीटा 0 जो है वो π/2 पे है। अपन ने थीटा 0 कहाँ लिया? अपन ने थीटा 0 यहाँ लिया है। ये बोल रहा है कि नहीं, थीटा 0 को आप एक बार ना π/2 पे मानो, यहाँ पे 90 इधर ही तो होता है, ठीक है। इस पे मानो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी U थीटा 0 जो है वो 0 हो जाएगा। U थीटा 0। भाई हमें रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं
तो रेफरेंस पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है तो रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होगा कि भाई कहाँ पे कितनी थी, वहाँ कितनी है। समझ में? अगर मैं एक पेन ज़मीन पे गिरा हुआ उसको ऊपर उठाया, मैंने यहाँ तक उठा लिया, तो मैंने क्या बोला, ये mgh है। क्यों? क्योंकि अर्थ की मैंने 0 मान ली, भाई पृथ्वी की मैंने 0 मान ली, तो 0 + mgh हुआ। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ इसने ये पॉइंट लिया है। अच्छा, बुक में ये लिखा रहता है कि इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कई बार टीचर ये बोल देता है कि ये एजम्पशन है। नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन है, एजम्पशन नहीं है। ऐसा नहीं मान सकते एजम्पशन। और फिजिक्स को एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न प्रूव करना पड़ता है। हमने छोटी क्लास 9th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, गैस किया था। क्या गैस किया था? इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि उन्होंने गैस किया। नहीं, देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। उसका भी एक्सप्लेनेशन है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। आप पूछोगे एक्सप्लेनेशन, और आपकी जगह मैं होता तो मैं भी पूछता कि ये 0 कैसे कर दिया है ऐसे। अभी बताते हैं। तो u थीटा 0 को अगर अपन 0 कर दें तो अपना काम बन सकता है। ठीक है, यानी डाइपोल को अब अपन जो थीटा 0 से थीटा 1, थीटा 0 से थीटा 2, थीटा 0 से थीटा 3 और थीटा 0 से थीटा 4 जो घुमा रहे थे अपन, अब अपन को थीटा 0 से नहीं, अपन को 90 से थीटा 1, 90 से थीटा 2, फिर वापस 90 पे लाना है थीटा 3, फिर वापस 90 पे लाना है थीटा 4, फिर 90 पे। और ये π/2 क्या है? 90 है। ठीक है, ये रेडियन फॉर्म में है और आप डिग्री फॉर्म में लिखना हो तो ये लो। कह रहा है थीटा 0 को 90 डिग्री पे मान लो, तो थीटा 0 अपने यहाँ आ रहा है, 90 यहाँ पुट करेंगे, 0 कर देगा अभी देखो। तो अपन इसमें डालें वर्क डन एक्सटर्नल के अंदर थीटा 0, तभी तो अपना वर्क डन एक्सटर्नल निकलेगा। फिर अपन इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, एक लाइन इस पे और लिखते हैं वर्क डन एक्सटर्नल पे। ठीक है, फिर अपनी ये इक्वेशन पे डाल देंगे अपन। वर्क डन एक्सटर्नल क्या बन रहा है अब अपना, इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा 1 और प्लस कॉस थीटा 0। तो प्लस कॉस और थीटा 0 कितना है, थीटा 0 कितना बोल रहा है, π/2 मानने के लिए। π/2 भी लिख सकते हो, 90 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियन फॉर्म है, ये डिग्री फॉर्म है। वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ गया मेरा, PE तो है ही, और ये क्या हो गया 0, यानी माइनस कॉस थीटा 1। ये क्या बन गया, 0 बन गया। कॉस कितना बन गया, 90 डिग्री। कॉस 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो वर्क डन एक्सटर्नल निकाल लें अपन, कितना आ गया, माइनस PE कॉस थीटा। अब ढंग से समझना, थीटा एक ही है, अब कोई थीटा नहीं है, 2 3 नहीं है, तो अपन 1 को खाली थीटा मान ले। जब एक ही पॉइंट होता है, खाली एक चार्ज होता है, तो अपन क्यू लेके चलते हैं, Q1 थोड़ी लेके चलते हैं। और अगर लेने के चलना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को लेके चलना हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन बोल रहे हैं एक ही थीटा है, अब एंगल एक ही है अपने पास में, क्योंकि दूसरा तो 0 हो गया, तो अपन ने इसको थीटा लिख दिया, खाली 1 हटा दिया मैंने, बैठ गया। तो ये मेरा वर्क डन एक्सटर्नल आ गया। इस पे इंपॉर्टेंट कर लो और इसको रट लो। डॉक्टर चाचा वंस मोर प्लीज, काटे नहीं कटते लम्हे इंतज़ार के, नज़रें जमा के बैठे हैं रस्ते पे यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के। और बिलियर्ड के अंदर बॉल चली गई। डालें यहाँ पे यू पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालेंगे, u थीटा 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी u थीटा 0। कितना बना है थीटा 0 को, 0। u 90 इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये हमारा जो वर्क डन है ये स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दी। ये u 90 पे कितना है, हमने इसको 0 बोल दिया। एक्चुअली में आया कहाँ पे, u थीटा 0 कितना है, थीटा 0 है कितना, 90। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, u 90 इज इक्वल्स टू 0, कैसे ही लिखो, या u के नीचे π/2 कर दो तो भी 0, यानी u 90 पे 0 बैठ गया। ये तो नॉर्मल सी चीज़। u थीटा 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल। और अब देखो थीटा 1 एक ही थीटा आ रहा है, हटा दूँ इसको 1 को, ये लो वर्क डन एक्सटर्नल कितना है, वैल्यू डालो। तो u थीटा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस PE कॉस थीटा। वर्क डन एक्सटर्नल की वैल्यू मैंने कहाँ से ली, यहाँ से ली। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्टोर हो जाएगा। बैठ गया यहाँ तक। तो अब सवाल आता है कि उसने 0 क्यों किया, समझाते हैं कि उसने 0 क्यों किया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है
और डाइपोल जब ऐसे पड़ा रह जाएगा प्लस Q और माइनस Q, तब आप उस पर ज़ीरो ले सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। यू थीटा ज़ीरो जो है वो आप ज़ीरो कर दो। ऐसा क्यों किया उसने? तो अपन देखते हैं उसने ऐसा क्यों किया है। और उसने अपन को आज़ादी दी है, एक नेचुरल पॉइंट दिया है कि आप कितना भी चूज़ करो, ठीक है, कहीं पे भी मानो। लेकिन जनरली उसने बोल दिया कि मैं π/2 पे मान रहा हूँ। इसका मतलब कहीं और भी ज़ीरो हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये एजम्पशन तो हुआ नहीं कि अपनी तरफ से तो मानना नहीं है कहीं ना कहीं। तो वो ये बोल रहा है कि आपको आज़ादी दी गई, नेचुरल है, लेकिन फिर भी आप जो है यू जो है वो 90 का आप मान के चलो और किसी पॉइंट का मत चलो। लेकिन फिर भी आज़ादी अगर आप कोई और मानते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और भी इसका मतलब जीरो होता है। सबसे पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है, यानी कौन जीरो हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो और कौन जीरो हो सकता है? कुछ कॉन्सेप्ट है याद, यानी वर्क डन जीरो हो सकता है। इससे ये आ गया या इससे ये हो जाता। अगर वर्क डन जीरो होता तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही तो वर्क डन जीरो करना पड़ेगा। और एक चीज याद करो पीछे जाके, अगर मुझे कोई चीज एक और बता दे कि एक और जीरो कौन होने वाला है। इस चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें ही चल रही है, ध्यान रखना। एक पोटेंशियल एनर्जी, एक वर्क डन, एक स्थितिज ऊर्जा, एक किया गया कार्य। एक चीज और चल रही है जिस चैप्टर का नाम है पूरा, वो जीरो होगी। अगर कोई मुझे ये बता दे तो मैं उसका नहीं पूरे प्रांत का 3 साल का लगान माफ कर देगा। बोलो हे मंजूर, गुड। इसका मतलब कहीं ना कहीं बताओ, एक बार सोचो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अपन एक टॉपिक पढ़ा था बहुत ही अच्छा, और उसका अपन यहां पे यूज करेंगे। जब मैंने कहा था उसको पढ़ाते टाइम कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आता है, छोटा सा टॉपिक था नहीं, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का? वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। अगर ये जीरो हो गया तो सब जीरो ही हो गया। एक बात समझने वाली, ये तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस करना हो, V1 माइनस V2 करना हो, V2 माइनस V1 करना हो, Q नॉट, तो भी जीरो। अब ये हुआ कैसे, इसको समझते हैं। आ जाओ। सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा चार्ज एक Q, दूसरा चार्ज Q, ये दोनों कहाँ पड़े हुए हैं? इनफाइनाइट पे पड़े हुए हैं। मैं इनको लेके आया और मैंने इनका डाइपोल बनाया, ठीक है ना। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। मैं यहाँ लेके आया प्लस चार्ज को, प्लस Q, और यहाँ लेके आया माइनस Q। कोई प्रॉब्लम? देखो वर्क डन जो है यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये चार्ज यहाँ आ गया और इन दोनों के बीच के डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? 2a होती है। एग्री हो? डाइपोल की डिस्टेंस, इसका मतलब इसको लाने में वर्क डन किया गया मेरा 10 जूल, और इसको लाने में वर्क डन किया मैंने -11 जूल। 10 और 11 कभी जीरो नहीं हो सकते। माइनस का 10 हो, माइनस तो है आएगा क्योंकि दूसरा चार्ज नेगेटिव है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, और वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन करेंगे तो जूल यूनिट वर्क डन की ही है। तो ये -10 होता तो ये जीरो हो जाता। ये 10 जूल है, इसको लाने में वर्क डन किया, इसको लाने में -11। क्यों? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस। कितनी? 2a। अगर कोई इधर रख रहा है Q चार्ज और इधर रख रहा है -Q चार्ज, ये इनफाइनाइट की पॉइंट है, यहां से लाया तो ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस दोनों सेम है। हाँ, यहाँ से तो डिस्टेंस सेम है, मुझे पता है, मुझे भी मालूम है। ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर है, मान लेते हैं ये भी 5 मीटर है, एक हिसाब से अभी इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि इन्फाइनाइट बहुत दूर होता है, ठीक है। फिर भी मैं मान, तो यहाँ तो डिस्टेंस सेम है, तो ये नहीं, इसको लाने में किया गया वर्क 10 जूल, इसको लाने में भी 10 जूल, ये कट के वर्क डन जीरो आ सकता है। लेकिन देयर इज नो लॉजिक कि इन्फाइनाइट कहीं भी हो सकता है भाई। यहाँ थोड़ी जरूरी, यहाँ थोड़ी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी इन्फाइनाइट हो सकता है, लेकिन देयर इज अ गैप, 2a का गैप है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? अभी तक भी समझ में नहीं आया? कोशिश करो, दिमाग लगाओ, आ जाएगा। और एक बार याद अगर खुद को आ गया ना, तो हम लोगों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, सच में आ सकता है। अब देखो वर्क डन जीरो होगा इसी केस में। चार्ज यहां से आ रहे हैं +Q और -Q, ये इनफाइनाइट पे है, और वर्क डन जीरो होगा इसका। देखना कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये रहा, और 90 पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये 90 पे निकल रहा है।
और वो जीरो कर रहा है यहाँ पे। तो मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दूं क्या, या नहीं बना सकता? ये बना दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ का चौथा पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने क्या बोला था? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत होता है। For a uniform electric field, the equipotential surface chosen perpendicular to electric field. Electric field इधर जा रहा है और हमारी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हो चुकी है, ऐसे 90 बना कि नहीं बना? बना 90, विच मीन्स वर्क डन तो यहां जीरो नहीं हुआ, ये तो हम जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ गैप, कितना? 2a का। लेकिन क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा? समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जहां पे सब जगह विभव एक समान हो। ये पॉइंट किसी ने बोल दिया VA, ये पॉइंट किसी ने बोल दिया VB, यहां पे भी किसी ने चलो बोल दिया VC, यहां पे बोल दिया VD, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, होना पड़ेगा उसको। यहां 5 वोल्ट है, यहां 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है, तो यहां भी 5 वोल्ट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, समविभव पृष्ठ मैंने ऐसे बनाई है। अभी भी समझ में नहीं है। अब बोलोगे कि सर ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैंने पृष्ठ को इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने ऐसे पुट कर दिया, मैं डाइपोल को ऐसे लेके आ रहा हूं। बेटा क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत होता है। इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, तो सुलझा दिया। क्या कर रहे हो? पैरेलल कर दिया आपने, तो समांतर हो गया। ये तो नहीं समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो रिश्ता होता है उसके बीच में 90 डिग्री का होता है। चम्मच बनाया था, ऐसे बताते टाइम बताया था कि यहाँ पे ये जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप लोगे तो सेम आएगा पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता ये कह रहा था कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये लो ये 90 डिग्री बन गया। तो कौन जीरो हो गया? पोटेंशियल जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम क्या करते आ रहे थे? VB मान लो, हम यहाँ पे लाए -VA इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल, और किसको? Q0 चार्ज को। कौन सा चार्ज? Q0 या Q बोल सकते, कोई दिक्कत, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। VB का पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। VA का कितना है? 5। वर्क डन एक्सटर्नल हमने किया तो हमारा अलग लगाया, इसको लाने में 10 जूल, इसको लाने में -11 जूल, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, और अपॉन Q0। लेकिन ये जीरो हो गया, तो वर्क डन एक्सटर्नल को जीरो होना पड़ेगा। Q0 जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Q0 जो चार्ज है जिसको हम इधर उधर लेके आ रहे हैं, तो Q0 इंटू जीरो इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। Q0 इंटू जीरो इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, यानी जीरो हो गया पूरा। वर्क डन एक्सटर्नल जो हमने किया वो जीरो है, और वो जीरो कब होगा? जब पोटेंशियल भी जीरो हो सकता है, या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो जीरो हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ढंग से वापस से, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है। समविभव पृष्ठ का जो मैंने पढ़ा है उसका चौथा पॉइंट वापस से देख लेना, पता चल जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का चौथा पॉइंट, अब देखो U डैश क्या निकला अपना? -PE cos थीटा, और U डैश को और अपन क्या लिख सकते हैं? -P.E। ये समझ में आए? दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट बना दिया, AB cos थीटा A डॉट B, या A डॉट B AB cos थीटा, P डॉट E P cos थीटा। बैठ गया यहाँ तक तो अच्छे से। आगे वो देखो क्या बोल रहा है आपका, वो बोल रहा है NCERT बुक के अंदर कोई इक्वेशन है 2.29, आपको दिख जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसमें वो आपको बोल रहा है कि Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू R12। ये इक्वेशन है कोई 2.29 जिसमें ऐसा कुछ बना है। ये कब बनी थी? जब इससे पहले वाला जस्ट टॉपिक किया था जिसमें हम 2 चार्जेस को लेके आए थे, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 आवेशों के निकाय को विद्युत क्षेत्र में लेके आए थे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और उसकी स्थिति ऊर्जा निकाला, तब ये बना था। अब ये बोल रहा है कि अब आप डाइपोल में भी तो 2 चार्ज होते हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों कैसे हैं? प्लस के हैं। हमारे डाइपोल पे कैसा आएगा? एक प्लस का आएगा और दूसरा माइनस का चार्ज आएगा। तो वो बोल रहा है ऐसी इक्वेशन बनाओ और फिर उसको ऐसे में प्रूव करके दिखाओ हमको।
कि ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। जब अपन डाइपोल को लेके आए ना तब अपना आंसर ये आया, ठीक है। डाइपोल में भी कितने चार्ज आए, 2 चार्जेस आए। और इससे पहले वाले टॉपिक में जब अपन ने किया था, अपन ने 2 चार्जेस को लेके आए थे, तब अपना कुछ ऐसा तामझाम खड़ा हो गया था, तो बोल रहे नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। अब डाइपोल को लाके ऐसा बनाओ और फिर इसको ऐसे सॉल्व करो। डाइपोल के चार्जेस को लाके पहले ऐसा बनाओ, फिर ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। करें प्रूफ। अब देखो ये Q1 और Q2 चार्जेस दोनों प्लस प्लस के थे और अलग अलग मैग्नीट्यूड के थे। अपने परिमाण दोनों का समान होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा डाइपोल वाले का। तो देखो कैसे लिखेंगे, Q V R1। क्यों लिखा, क्योंकि प्लस का चार्ज Q है जिसके नीचे कोई 1 नहीं है, ठीक है। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस बार जो अगला चार्ज उसके लिए प्लस Q2 का था, जब 2 सिस्टम वाले चार्ज को लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे माइनस Q आ रहा है, माइनस Q VR2। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, ये रहा प्लस माइनस, तो माइनस का क्यों, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा ढंग से। बच्चे भूल जाते हैं स्क्वायर करना। 4πε0। आगे देखो डाइपोल को ला रहे हैं, डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है प्लस माइनस के बीच की, 2a। ये लो 2a, समझ में तो आ गया। ये R1 R2 क्या है, समझ में आ रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, चिन्ह परिपाटी निर्देशांक, हम Q चार्ज को कहीं लेके आए, इसकी डिस्टेंस कितनी थी R1। हम Q2 चार्ज को कहीं लेके आए, डिस्टेंस कितनी थी या पोजीशन वेक्टर कितना था, R2। वही तो है, कंफ्यूज मत हो जाना है। अब अपन डाइपोल को लेके आए तो अपनी इक्वेशन ये बनी है, ठीक है। डाइपोल वो तो अपना हो गया काम खत्म, लेकिन अब वो बोल रहा है कि ऐसे बनाओ। ये डाइपोल को लेके आए अपन, तो अपनी इक्वेशन ये बनी। ये 2a क्या आया, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस। कर लोगे यहाँ तक तो आगे मैं देखो क्या करता हूँ। इस इक्वेशन का नाम वो बोल रहा है कि ये इक्वेशन का नाम दे दो आप u डैश थीटा। क्यों दे दो, क्योंकि u थीटा अपना आ चुका है और u डैश थीटा ये इससे अलग है, और अगर सेम हो जाएगी तो u थीटा नाम दे देना। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। u डैश थीटा इज इक्वल्स टू, मैं q कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो अपने पास कुछ आएगा। क्या आएगा अभी बताते हैं। मैंने q कॉमन ले लिया और मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, 2 पॉइंट का अंतर, बोलो है कि नहीं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, पोटेंशियल। इसको इतने से को उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में लाते हो ना आप किसी फाइल को उठा के इधर से उधर, इसको उठा के लाते हैं। देखना क्या, VR1 माइनस VR2 इज इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन Q0 या Q चार्ज जो भी हम लिखे हैं, एक बार प्लस का लिख पाए माइनस का, इस Q को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, डजेंट मैटर Q0 लिखो, Q लिखो, 1 लिखो, कोई फर्क नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये Q मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ, क्योंकि हम किसको ला रहे हैं, Q चार्ज को लेके आ रहे हैं। माइनस Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम Q चार्ज को लेके आए और बुक में साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इस Q को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है, Q चार्ज को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया अभी, वर्क डन एक्सटर्नल। लेकिन है कितना वर्क डन एक्सटर्नल, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है वर्क डन एक्सटर्नल की। अब हम निकालते हैं वर्क डन एक्सटर्नल की वैल्यू। यहाँ से देखो इधर वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन एक्सटर्नल क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, FD कॉस थीटा हो जाएगा, बैठ गया FD कॉस थीटा। क्यों किया, डॉट प्रोडक्ट खोल दिया अपन ने, एक्सटर्नल हो गया, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू FD कॉस थीटा हो गया। ये हमारा चीज़ यहाँ पे। अब हम वर्क डन एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, अब देखो ये हमारा डाइपोल को यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, प्लस Q चार्ज है माइनस Q चार्ज है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2a है, ये डिस्टेंस कितनी है, a है, ये डिस्टेंस कितनी है, a है। ये मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ और इससे आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये डाइपोल पड़ा हुआ है, ये मेरी x डिस्टेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है। आगे देखो उसके अंदर, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है कि F और D, F एंड D क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। F और D बल और विस्थापन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये गए एक ही डायरेक्शन में, ये लो मैंने एक ही डायरेक्शन बता दी दोनों के एरो करके, ठीक है। कौन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
अपन भी इसको करेंगे। लेकिन वो ये बोल रहा है कि अब डाइपोल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, और उस केस में ये बोल रहा है बुकला कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे। डाइपोल द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ध्यान से देखना बुक को, एक लाइन नोट करो, लाइन को देखो क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स कितना हो गया, 2a cos थीटा गया। उस केस में P और E क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, हमारा डाइपोल अभी तो हमें दिख रहा है कि इधर जा रहा है, ये सॉरी प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस से प्लस होता है ना, सॉरी माइनस से प्लस इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा डाइपोल। तो इतना बड़ा क्यों लिखूं यार, इधर ही लिख दूं ना, इतना है। हाथ से तो मिटाया नहीं और ये चिड़ा नहीं, बस बोर्ड ना हो गया, लड़की हो गया, हाथ तो हाथी चिड़ गया। ठीक है, अब हमें इस डाइपोल को घुमाना नहीं है, ऐसा अज्यूम करना है कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। अभी डाइपोल डायरेक्शन क्या है, ये जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, डाइपोल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, थीटा थीटा। तो ये लाइन इसको ऐसे पट को यहाँ पे, ये क्या बन गई, a cos थीटा। ये लाइन जब ये थीटा है तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर को, ये कितना बन जाएगा, इसको लाके इधर पट कर a cos थीटा। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया, ये करते थे कि नहीं करते थे, ये थीटा है, ये f है, तो f का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जिसे थीटा बनता है वो cos थीटा हो जाती है, जिसे नहीं बनता वो f sin थीटा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, डिस्टेंस है ना, कहाँ से लाएंगे, डाइपोल की डिस्टेंस। अच्छा दूसरी चीज़ ढंग से समझना, डाइपोल चाहे ऐसे पढ़ाओ, डाइपोल ऐसे पढ़ाओ, डाइपोल ऐसे पढ़ाओ, डाइपोल ऐसे पढ़ाओ, अगर डाइपोल की डिस्टेंस 2a है तो हमेशा 2a ही रहेगी। आपके हाथ में कोई रॉड है, डंडा है 5 सेंटीमीटर का है, उसको कैसे ही रखो 5 ही रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में मत लाना कि ऐसे रखा है तो 5 सेंटीमीटर ऐसे रख दिया तो थोड़ा छोटा हो गया, नहीं 5 सेंटीमीटर 5। लेकिन ये बोल रहा है कि डाइपोल को आप ऐसा मानो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो तभी जाएगा जब हम डाइपोल को यहाँ लिटा देंगे। ये लेट गया डाइपोल यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज आ गया अभी, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, और तब मानेंगे तब कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो कंपोनेंट लेते हुए हैं हम लोग अभी ऐसा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a cos थीटा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a cos थीटा, लेकिन ये माइनस की a cos थीटा है तो माइनस की a cos थीटा इतनी सी, ठीक है। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a cos थीटा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ये ध्यान रख लेना। वहाँ पुट कर देंगे अपन अभी, समझ में आ गया। 2a cos थीटा कैसे आई, अपन ने कंपोनेंट ले लिया सीधा थीटा। अपन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा डाइपोल, वो बोल रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो 2a cos थीटा आ जाएगी, आगे 2a cos थीटा। इस केस में अपना डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। हाँ जाएगा अभी डाइपोल, अब हमने लिटा दिया उसको, ऐसा ऐसा था ऐसा कर दिया। दूसरी चीज़, ये ट्राइंगल को थोड़ा सा ढंग से देखो, ये a है और उसने इसको a cos थीटा बनाया है, समझ में आ रहा है। यानी हमेशा ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूस होती है ना, हाइपोटेन्यूस कर्ण, ये बड़ी होती है, तो cos थीटा लगने से क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। ये ऐसे पड़ा था, इसको ऐसे कर दिया तो ये छोटा हो जाता है। cos थीटा क्या बताता है, cos थीटा क्या बताता है, जब जुड़ जाता है तो छोटी हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये a है इतनी, तो ये एक cos थीटा, यानी ये a से कुछ कम आएगी क्योंकि cos थीटा जुड़ गया, ठीक है ना, इतना सही है और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये मत समझना कि अगर ये 2a है ऐसा रखा हुआ तो ये छोटा हो गया होगा, नहीं। अगर आपके हाथ में अगर कोई 5 सेंटीमीटर की रॉड है, उसको कैसे ही पटको 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन वो ऐसा अपन को अज्यूम करने के लिए बोल रहा था कि अब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाल के देखो, एक बार डाल के, घुमाया नहीं, लेकिन घुमाना नहीं है, घुमाया नहीं, माना है तो हमने कंपोनेंट ले लिया। अब देखो अपन 4 कौन सा लेके चलते हैं, अपन फोर्स हमेशा एफ एक्सटर्नल ही लेके चलेंगे अपन तो अपना, और डी cos थीटा। वो बोल रहा है एफ और डी एक ही डायरेक्शन में, तब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तब अगर कोई इलेक्ट्रिक लेके चलना चाहे तो थीटा 0। हम कौन सा लेके चल रहे हैं, एक्सटर्नल लेके चल रहे हैं, तो हम पीछे से ठोक रहे हैं उसको कोई, तो हमारे यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्सटर्नल। हम पीछे से खींच रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, ये आ गया डाइपोल इधर, हम पीछे से एफ एक्सटर्नल, थीटा कितना बना 180 डिग्री, डिस्टेंस इधर, एक्सटर्नल इधर, वर्क डन एक्सटर्नल कितना है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ की वैल्यू तो लिखो, क्यू ई, बैठ गया। तो इसमें डाल दें पहले, एफ एक्सटर्नल डी कॉस 180 डिग्री, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्सटर्नल डी। डी अपन निकाल चुके हैं, माइनस क्यों है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, आगे पटक दी मैंने। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई
एफ एक्सटर्नल की वैल्यू डालिए, कितनी होती क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो कोई चार्ज, और डी कितना आ गया अपना 2a cos थीटा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, इतनी सी a cos थीटा, इतनी सी भी a cos थीटा जुड़ के 2a cos थीटा आ गया हमारा वर्क डन एक्सटर्नल। इस वर्क डन एक्सटर्नल का कुछ इलाज करें, इसमें पटक दें वर्क डन एक्सटर्नल, कुछ मिलेगा, देखते हैं। तो ये हमने डाला जी इसके अंदर क्यू वी आर वन माइनस वी आर टू इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल, और इस वर्क डन एक्सटर्नल की वैल्यू अपन यहाँ से डाल देते हैं उठा के, माइनस क्यू ई टू ए कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक डाल दी मैंने, बैठ गया। चलो अब अपने पास वर्क डन एक्सटर्नल की वैल्यू आ चुकी, पहले अपने पास वैल्यू नहीं थी, तो अपन ने वैल्यू निकाली वर्क डन एक्सटर्नल की। अब देखो इस इक्वेशन को वापस देखो, इसके और इसमें फ़र्क क्या है, क्यू इतना इतना तामझाम आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं आ रहा, तो इधर इतना अगर घटाऊंगा माइनस का रहा है, तो इधर भी घटाना पड़ेगा, घटा दूँ दोनों, तो सेम ट्रीटमेंट ऑन बोथ साइड कर दूँ। हाँ तो देखो दिख जाएगा इसलिए, हाँ ठीक है। तो क्यू वी आर वन माइनस वी आर टू, ये तो गया यहाँ इतने से के अंदर, इसके अंदर मैं ये घटा रहा हूँ अभी, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a। जब इधर घटाया तो इस साइड में भी घटाना पड़ेगा, मैथ्स तो यही कहती। तो इधर क्या है, माइनस क्यू ई टू ए कॉस थीटा आ गया, और इसमें से ये घटा दिया कितना, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a। दिख तो रहा है, वेरी गुड, इतना ही दिखना चाहिए था। कर दिया ये काम। ये वापस क्या बन गया, ढंग से देखो, ये क्या बन गया इतना तामझाम वापस, क्या उसको यू डैश थीटा नहीं बोल सकता मैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हटा के देखो एक बार ना, क्यू कॉमन ले रखा है वी आर वन में, ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना सा, फिर ये क्यू, और ये वापस अपन ने घटाया इधर, तो उधर भी घटाया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कर रहे हैं अपन, वो कचरा करवा रहा है अपन से, तो अपन भी करेंगे कचरा, कचरा में तो उस्ताद है अपन। आगे देखो इस चीज़ को मैंने क्या लिखा है, यू डैश थीटा, ये लिखी हुई है यहाँ पे, मेंशन किया, लिख दूँ यहाँ पे यू डैश थीटा, यू डैश थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस क्यू ई टू ए कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a। बोलो आया। अब देखो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं अभी, ठीक है। अब डाइपोल का नाम आ रहा है, डाइपोल का यहाँ पे P बन रहा है, यहाँ पे बनाओ ना, डाइपोल का नाम आ रहा है द्विध्रुव डाइपोल, बनाओ यहाँ पे, डर क्यों, यू डैश थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2a और q। डाइपोल होता क्या है, q और 2a, बैठ गया, 2a भी है q भी है, p लिख दें उसको, ये p लिख दिया, e है यानी ये और ये गायब कर दिया और उसको p बना दिया, e है cos थीटा भी है, आ गया ऑलमोस्ट। लेकिन अब अपने पास में ये गड़बड़ कर रहा है, अब देखना समझना बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। बुक वाला बोल रहा है कि ये टर्म जो है ना, ये कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है, और निकाल क्या रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, ढंग से सुनना, कि सिंस कांस्टेंट इज इनसिग्निफिकेंट एज फार एज पोटेंशियल एनर्जी इज कंसर्न, स्थितिज ऊर्जा में नियतांक का कोई उपयोग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फेंको उसको, कचरा पाल्टी। कैसे, क्यू कांस्टेंट है, जो चार्ज हम डाइपोल के लेके आए वो कांस्टेंट है, बदल नहीं सकते, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2a डाइपोल की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पूरे कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को अपन फेंक दें तो अपना ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आप प्रूफ पूछोगे ऐसे थोड़ी होता, फेंक दिया कोई चीज़ को थोड़ी, तो ये हो गई पूरी अपनी कचरा पाल्टी, कचरा पाल्टी, पार्टी नहीं पाल्टी, जीरो कर दूँ, यू डैश थीटा इज इक्वल्स टू, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपका जो यू थीटा है और वो, और आप जो यू डैश थीटा निकाल रहे हो, ये दोनों चेंज आ रहे हैं, अंतर आ रहा है इनके अंदर, हाँ आ रहा है अंतर आ रहा है। किस चीज़ का अंतर आ रहा है, ये तो इतना आ गया, लेकिन इस कांस्टेंट का अंतर आ रहा है, इसके अंदर एक कांस्टेंट भी ऐड है और उसी का चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट को हमने क्या बोला, हमने फेंक दिया। तो अब बच्चा पूछेगा ऐसे कैसे फेंक दिया, कोई प्रूफ दो, तो अब प्रूफ देते हैं कांस्टेंट को क्यों फेंका। तो ये अपना क्या बन गया, माइनस पी ई कॉस थीटा, यू डैश थीटा बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यू थीटा के आ गया। ऐसा तामझाम लेके चले थे तो भी बराबर निकाल दिया। दूसरी चीज़, आओ अब इसको प्रूफ करते हैं कि कांस्टेंट को क्यों फेंका। आ जाओ
आ जाओ सारे, U इनिशियल U फाइनल। कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? 0। कितनी हुई पोटेंशियल एनर्जी? 10 हुई। डिफरेंस ही तो निकलता पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसे क्या कर दो, डिफरेंस ही तो निकला अपन। देखो कितना निकला डिफरेंस बेटा? 10 जूल। गड़बड़ नहीं है? सही है, गुड। ये आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो उसको, अभी मैं बताऊंगा फिर एकदम से याद आएगा, देखना। अगला चलो, यू आई 0 प्लस, मैं ऐड कर रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट, देखना कितना करूं, 5 जूल कर दूं, भाई एनर्जी है, यूनिट जूल ही होगी, 5 जूल। तो लॉजिक ये कहता है कि भाई मैथ्स तो ये कहती कि उधर क्या तो इधर भी करो, 10 5, ये लो, ये कितना हो गया अभी? 15 जूल, दिख रहा? 15 जूल। ये कितना हो गया? 5 जूल। दोनों का गैप देखो कितना है बेटा? 10 जूल। कितना आ रहा है क्या? 10 जूल। 10 जूल गैप आ रहा है, 10 जूल। और कर लो, आ जाओ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना हो गया? 5 था, अब 5 में मैंने एक और डाला, 10 जूल ले लो। और यहाँ कितना था? 15 था, इसमें भी अब 10 इधर डाला है तो 10 इधर डालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट सेम होना चाहिए जो दोनों के लिए जुड़ेगा। अपन ने दोनों की तरफ जोड़ा था, अपन ने इधर भी जोड़ा था कांस्टेंट और अपन ने उधर भी जोड़ा था कांस्टेंट। ये रहा, अपन ने कहा इतना माइनस इधर कर रहे हैं तो इतना कितना इधर कर देते हैं। और ये कांस्टेंट कौन सा है? अभी देख लो इधर एक बार आके, ये कितना हो गया? 10 5 15 और 15 10 25, 25 10 या 10 जूल। 10 जूल 10 जूल 10 जूल। पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में कोई फर्क आया क्या? कुछ भी नहीं आया। तो ये कौन है कांस्टेंट? अरे अल्फा, पहले चैप्टर में लेक्चर में पढ़े थे अपन इसको, ये वो अल्फा है। अल्फा अल्फा आर्बिट्री कांस्टेंट, अल्फा अल्फा नहीं समझ में आया अभी भी? कहीं देखा था ऐसा? यू पी प्लस अल्फा माइनस यू आर प्लस अल्फा पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अंदर जो कांस्टेंट डाला तो उतना जोड़ दिया, लेकिन ये माइनस का है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो फिर अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या था? अल्फा, ये आर्बिट्री कांस्टेंट था। आर्बिट्री मतलब अपनी इच्छा से लिया हुआ कांस्टेंट, जितना जोड़ना जोड़ो, पोटेंशियल एनर्जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर 10 जोड़ रहे तो उधर जोड़ना पड़ेगा। तो डिफरेंस वापस कितना आ रहा है? 10 जूल 10 जूल 10 जूल। यानी कांस्टेंट ही तो जोड़ा था अपन ने। 5 क्या है? कांस्टेंट ही तो है। फिर क्या? 10 कांस्टेंट है। ये क्या था? कांस्टेंट, कचरा पाल्टी, उसका कोई मतलब नहीं कांस्टेंट का। कांस्टेंट को फेंक दिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, निकाल दिया। और इसी के साथ अब आपका ये सेम आ गया। अब ढंग से सुनो, आगे वो क्या बोल रहा है कि वर्क डन 0 हो रहा है, तभी 0 होगा वर्क डन। वो तो मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अब अपना सेम आ गया यू थीटा और यू डैश थीटा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ढंग से वापस से, ये अगर 2a है डाइपोल तो 2a ही रहेगा। इसको एक कॉस थीटा अपन ने कंपोनेंट लेके बनाया, जैसे फोर्स के कंपोनेंट लेके अपन करते थे। समझ में आया ना? बस वो ऐसा बोल रहा है कि घुमाओ मत, लेकिन आप ऐसा एज्यूम करो कि अब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तब अपन ने थोड़ा तामझाम किया था। ठीक है, आगे देखो वो क्या बोल रहा है कि क्यू वी आर वन प्लस माइनस आ रहा है क्या? हाँ माइनस आ रहा है इसमें, माइनस 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 वी आर टू, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ऐसा लास्ट में बोल रहा है, बुक के अंदर है। तो ये क्या बोल रहा है? ये वर्क डन को 0 कर रहा है। और वर्क डन 0 कहाँ हुआ? तो इसने वो प्रूफ दिया है अपना कि थीटा 0 पे अपन ने जो π/2 लिया था ना, थीटा 0 पे π/2, और फिर अपन ने कहा था कि यू 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो अपन ने कहा कि अब देखो एक दूसरे से रिलेट करो, पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी? जब हो सकता है वर्क डन 0 हो। वर्क डन को 0 कौन कर सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस कर सकता है 0। तो वर्क डन 0 आ रहा था अपना इस केस में, 90 वाले में। हाँ आ रहा था ना, अपन ने कहा था ना कि अपन अगर चार्जेस को ऐसे लेके आए और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाए, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, तो वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तभी अपन ने उसको प्रूफ किया था। तो ये बता रहा है लास्ट में वो कि ये 0 क्यों किया, कोई समझ में किसी को नहीं आ रहा हो तो ये वाला। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ कितना इंपॉर्टेंट था, कितना काम किया उसने अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के
परपेंडिकुलर निकलता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है, तो यहाँ पे वर्क डन को जीरो होना पड़ेगा। हाँ, वैसे जीरो नहीं हो रहा था जब हम चार्ज को उठा के ऐसे लेके आ रहे थे ना कि यू लाए तो 10 जूल, यहाँ उठा के फिर यहाँ से यहाँ लाए तो -11 जूल हो गया, ज़्यादा काम करना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस। जैसे ही हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, वर्क डन तो अभी जीरो नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, उसने वर्क डन को जीरो कर दिया। समझ में आया? आगे देखो, स्पेशल केसेस फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनाया हमने, यू थीटा पे P.E, ठीक है, और क्या था लेकिन नेगेटिव का P cos थीटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की। पहला, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तब क्या होगा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, P और E के बीच का एंगल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है और डाइपोल भी मेरा इधर पड़ा है, -q + q। ये डाइपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन है, इधर जा रहा है। ठीक है, तब थीटा 0 हो जाता है। तब फोर्स क्या होगा, नेट 0 होगा। टाउ क्या होगा, टाउ भी 0 हो जाएगा। टाउ का फॉर्मूला क्या है, P/E sin थीटा। अब ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो cos थीटा, लेकिन टॉर्क निकाल रहे हो, बलागुण निकाल रहे हो तो P sin थीटा। ये ध्यान रखना है, sin थीटा और cos थीटा का गैप आ रहा है। इसमें पुट करो sin 0 डिग्री तो कितना आ जाएगा, टॉर्क भी 0, यानी F नेट भी 0 आ गया, टॉर्क भी 0 आ गया। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें डालना है माइनस में, -P/E और cos थीटा की जगह 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बैठ गया। तो क्या आ जाएगा, u थीटा इज इक्वल्स टू -P/E बैठ गया। और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इस केस में हमारा जो डाइपोल होगा वो द्विध्रुव स्टेबल होगा, स्थायी होगा, क्योंकि घूम नहीं पाएगा, एनर्जी नहीं है, क्योंकि माइनस आ रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वैसा हो गया एकदम हाका नूडल्स। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल, स्थायी साम्य अवस्था में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बैठ गया। सेकंड देखो, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब क्या क्या होगा, कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है और डाइपोल मेरा -q और ये +q चार्ज है, तो कितना बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये और थीटा 90 डिग्री। और लगाओ फॉर्मूला, तो फोर्स कितना होगा, नेट 0। टॉर्क कितना होगा, टॉर्क के लिए ये फॉर्मूला, P और E के बीच का एंगल कितना है, sin 90 डिग्री, कितना हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा P/E। एक ये काम करना, P स्मॉल ले लेना, क्योंकि टॉर्क डाइपोल के लिए हम स्मॉल P लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी निकालो, u थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें डालो -P/E और cos 90 डिग्री माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और हमने कहा ही था 90 डिग्री पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते, 0 लेते हैं। ये आ गया सेकंड वाला पोर्शन आपका। ये हटा दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख लेना, स्टेबल स्थायी साम्य अवस्था। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या घूमेगा इस केस में। इसमें देखो ये हो गया, खेल खत्म। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब क्या होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है और डाइपोल का मूवमेंट मेरा इधर हो रहा है। कैसे होगा, -q चार्ज इधर
प्लस क्यू चार्ज इधर, तो डाइपोल मेरा इधर जा रहा है। डाइपोल मूवमेंट किधर हो रहा है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री आया है। नेट फोर्स निकालते हैं अपन। फोर्स तो अपना नेट हमेशा ही जीरो आ रहा था, क्योंकि जितना फोर्स ये मार रहा है उतना ये मार रहा है, तो जीरो हो गया। टॉर्क इसलिए लग रहा है बिकॉज देयर इज अ सरेखी बल नहीं होने के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क कितना आ जाएगा, डालो इस फॉर्मूले में, टॉर्क वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना, पी ई साइन थीटा है टॉर्क के लिए। फिर लिख रहा हूँ पी ई साइन थीटा, किस किस के बीच का एंगल देखना, पी और ई के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना आ गया, पी ई साइन 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना आ गया इसमें, ज़ीरो आ गया इसमें भी, ठीक है। कैसे, साइन 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 90, साइन 90 पे नाम चेंज हो गया तो हो गया कॉस, साइन दूसरे खांचे में प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस और कॉस 90, और कॉस 90 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पूरा ही ज़ीरो हो गया, टॉर्क भी ज़ीरो हो गया इस केस में। हाँ, इस केस में टॉर्क नहीं बन रहा था, हमने कहा था कि अगर सरेखी नहीं होंगे तो टॉर्क बनेगा, सरेखी हो गए, सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गए, सेम लाइन ऑफ एक्शन हो रहे, लेकिन इसमें सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो रही। ध्यान रखना, इसका माइनस इधर फोर्स लग रहा है और इसका फोर्स इधर लग रहा है, तो अब इसकी रेखा इधर जा रही है और इसकी रेखा इधर जा रही है, समझ में आ गया। टॉर्क इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अपन को तो क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लेकिन ये पूरा एक में कर दिया ताकि रेडी रेफरेंस फॉर्मूला एकदम जब भी करना हो। और पी के लिए यहाँ पे डालो माइनस पी ई और कॉस 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास में कितना और इसमें कॉस आता है, टॉर्क में साइन आता है, कंफ्यूज मत हो जाना। यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी ई, कॉस 180 की वैल्यू निकालनी है तो कॉस वही 90 प्लस 90 कर लेते हैं। कॉस 90 पे नाम चेंज हो जाता है, साइन हो जाता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है और साइन 90 तो साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 1। यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस पी ई, क्या हो जाएगी ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, उच्चतम स्थितिज ऊर्जा पहुंच जाएगी इस केस में, और इस केस में डाइपोल अनस्टेबल हो जाएगा। समझ तो रहे हो ना, अनस्टेबल मतलब एनर्जी आ गई तो स्टेबल नहीं रह पा रहा, वो एनर्जी नहीं थी, माइनस में थी एनर्जी, जीरो से भी कम एनर्जी है ही नहीं किसी के अंदर, तो वो क्या है चीज़, स्टेबल, रुकी हुई, हाथ का नूडल, ठीक, अनस्टेबल, अस्थायी साम्यावस्था। बैठ के इसी के साथ आपका ये पोर्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला यहीं पे ख़त्म होता है, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो है कैपेसिटेंस, ध्रुवण वगैरह और धारिता, संधारित्र, कैपेसिटर, वो पढ़ेंगे, ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।